कहानी विद योगेश्वरी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी हुई कहानी अस्मिता के नाम। हाथ में विकलांगों वाली लकड़ी, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियों वाली उस वृद्धा को नीता ने पहली बार दिल्ली हाट में देखा था। पेंटिंग वाले स्टॉल पर वह एक एक चित्र को बारीकी से देख रही थी। नीता उसके चयन की कायल हो गई। लगता है आप भी चित्रकला में खासा दखल रखती हैं आंटी। तुमने कैसे जाना? हल्की सी मुस्कान होठों पर फैलकर सिमट आई। आपने जितने भी चित्र चुने सब मेरे फेवरेट चित्र हैं। इसका मतलब तुम्हें भी पेंटिंग में रुचि है। चित्रकारी करती भी हो या बस शौक रखती हो? बस शौकिया कभी कभी ब्रश चला लेती हूँ। ये चित्र मेरी सहेली ने बनाए हैं, हंसती हुई नीता ने बताया। क्या नाम है तुम्हारा? कहीं पढ़ती हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटी। मैं नीता हूँ और मैं पढ़ती नहीं, पढ़ाती हूँ। आंटी, क्या मैं टीचर नहीं दिखती? नीता मायूस से दिखी। टीचर तो सचमुच नहीं दिखती। वैसे उम्र में कम दिखना अच्छी बात है, वरना मेरी तरह अपनी उम्र से 10-15 साल ज्यादा दिखना अच्छा नहीं होता है ना। उदास सी मुस्कुराहट होठों पर तिर आई। आप क्या करती हैं आंटी? मैं कभी प्रोफेसर हुआ करती थी नीता। अब तो अकेली बैठी पुराने दिन याद करती हूँ। चित्रों का पेमेंट करती, वह हल्के से हंसती। छड़ी के सहारे धीमे धीमे कदम बढ़ाती वह चली गई। नीता की दृष्टि ने कुछ देर तक उसका पीछा किया, फिर अपने काम में जुट गई। करीब 1 महीने बाद नीता फिर दिल्ली हाट आई थी। यह एक ऐसी जगह है, वहां आकर इंसान मेले का सा आनंद उठा लेता है। आज रितेश ने यहां मिलने के लिए बात कही थी। स्नैक स्टॉल से काफी लाकर नीता एक खाली टेबल पर बैठ गई। काम में लगे रितेश को वक्त का जरा भी ख्याल नहीं रहा। नीता को उसके इंतजार में हमेशा काफी देर तक बैठना पड़ता है। अचानक पीछे से किसी ने प्यार से पूछा, तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ नीता? निगाह उठाते ही नीता ने देखा, चेहरे पर खिली मुस्कान के साथ वह खड़ी थी। अरे आप आइए आंटी। थैंक्स। किसी का इंतजार कर रही हो? जी, पर आपने कैसे जाना? कभी मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरी हूं नीता। अपनी बात कह वह हल्के से मुस्कुरा दी। यानी कि आप भी किसी का इंतजार किया करती थी। ठीक कहा ना आंटी? कौन थे वह? नीता शैतानी से चहक उठी। वो सब तो अब एक दुस्वप्न बनकर रह गया नीता। वैसे सपने याद करने से क्या फायदा? उदास आवाज में उन्होंने बात खत्म कर दी। नहीं आंटी, प्लीज बताइए ना, वो कौन थे? तुम जिसका इंतजार कर रही हो वह आने वाला ही होगा। मैं बस एक कप कॉफी के लिए आई हूं। बात उन्होंने टाल दी। उनके उठने के उपक्रम पर नीता तत्परता से खड़ी हो गई। आप बैठिए आंटी, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूं। ओके, पर पैसे तो लिए जाओ। उनकी बात अनसुनी कर नीता एक मग कॉफी ले आई। थैंक्स। तुम्हें देखकर लगता है काश मेरी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी होती। आपके घर में कौन कौन है आंटी? मैं और मेरे घर की दीवारें। उदासी आंखों में तैर आई। क्या आपने शादी नहीं की? घर में भाई बहन कोई और रिश्तेदार तो होंगे? हाँ नीता, जैसे दिल्ली हाट की भीड़ में इतने लोगों के बीच भी अकेली हूं, वैसे ही सबके होते हुए भी अकेली छोड़ दी गई हूं। क्यों आंटी? ऐसा क्यों हुआ? मेरी किस्मत। किसे दोष दूं बेटी? मेरी जिंदगी तो एक अफसाना भर बनकर रह गई है। अपनी कहानी मुझे नहीं सुनाएंगी आंटी? कभी घर आ जाओ, जो मैं शब्दों में न कह पाऊं घर की दीवारें कह जाएंगी। पर आपका घर कहाँ है आंटी? कॉफी का मग टेबल पर रख पर्स से एक कार्ड निकालकर
नीता को थमा दिया। ओ माय गॉड, आप इतनी दूर से यहाँ आती हैं? कैसे आंटी? पहले कार से आया करती थी। जब से कार ड्राइव करने की शक्ति छिन गई, तब से ये बस ही मेरा सहारा बन गई है। क्या आप बस से इतनी लंबी दूरी तय करती हैं? आपके घर से तो यहाँ के लिए कोई डायरेक्ट बस भी नहीं आती आंटी। हाँ, शिवाजी स्टेडियम से बस बदलती हूँ। पहले सब कुछ कठिन लगा, पर अभ्यास से अब सब कुछ सहज हो गया है। यू आर ग्रेट आंटी। तभी पीछे से आए रितेश ने हलो कह के नीता को चौंका दिया। अच्छा जनाब, 4 बज गए हैं तब आप आ रहे हैं? पता है, 1 घंटे से वेट कर रही हूँ आपका। तुम्हारा तो घड़ी पहनना ही बेकार है रितेश। सॉरी, अब लड़ाई करके और ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। रितेश ने हंसकर नीता को मनाना चाहा। हाँ हाँ, वक्त की वैल्यू तो तुम ही जानते हो। आपने देखा आंटी? अचानक नीता को उनकी याद हो आई। दोनों की नोक-झोंक देख वह मुस्कुरा रही थीं। अपनी छड़ी उठा खड़े होने के उनके प्रयास पर नीता को परिचय कराने की सुध आई। रितेश, यह आंटी हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थीं। जानते हो, आंटी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। आंटी, इसे तो आप पहचान ही गई होंगी। यही है लेट लतीफ़ रितेश। नमस्ते आंटी। वैसे इसने जितनी तारीफ की है उतना बुरा नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि यह खुद टीचर है, इसलिए एक एक मिनट का हिसाब रखती है। पंचुअलिटी तो अच्छी बात है बेटा, वरना वक्त निकल जाता है और इंसान के पीछे पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता। बिल्कुल ठीक कहती हैं आंटी। बैठिए ना। आंटी को खड़ा होता देख रितेश ने झूठा निमंत्रण दिया। अब तुम दोनों एंजॉय करो, 2 के बीच तीसरे का क्या काम। आंटी, आपकी कहानी सुनने आपके घर जरूर आऊंगी, यह मेरा वादा रहा। अच्छा बेटा, तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। छड़ी ठकठकाती वह चली गई। इस बूढ़ी से तेरी दोस्ती कैसे हो गई यार? बूढ़ी की जगह आंटी नहीं कह सकते? बड़ों की इज्जत करना सीखो रितेश। सॉरी यार, वैसे उम्र का फर्क भले ही हो, पर नेचर तेरा भी बुढ़ियों वाला है। ठीक कहा ना? रितेश, आई विल किल यू। शैतानी से हंसते रितेश की ओर नीता ने मुट्ठी तानी। ओह गॉड, सीन मत क्रिएट कर। चल उधर खाली कोने में चलते हैं। नीता का हाथ पकड़ रितेश चला गया। 9 वर्ष पर टीचर्स पिकनिक सुभाष पार्क में मनाई जाने की घोषणा ने नीता को आंटी की याद दिला दी। पार्क के पास ही तो आंटी का घर है। उनके घर जाने का नीता ने वादा किया था। इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा? पूरे दिन का वक्त है। कुछ देर तो आंटी के पास जाने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। 6-7 मटर की कचौड़ियाँ पैक कर पर्स में डाल दी। उनका घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। खोमचा लगाने वाले भी दादी का घर जानते थे। कॉल बेल बजाकर नीता को कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। दरवाजा खोलती आंटी के चेहरे पर खुशी खिल गई। अरे नीता बेटी, आओ आओ, अंदर आ जाओ। आंटी के पीछे कमरे में प्रविष्ट होती नीता की निगाहें चारों ओर का जायजा ले रही थीं। जरूरत से ज्यादा सामान ने ड्राइंग रूम को छोटा कर दिया था। देश विदेश की कीमती डेकोरेशन पीसेस पर धूल की परत थी। अनूठे नक्काशीदार सोफे का भी वही हाल था। ड्राइंग रूम से खुलते डाइनिंग रूम में भी क्रॉकरी की भरमार थी। एक बात जरूर थी, दीवारों पर लटकी पेंटिंग्स साफ चमक रही थीं। पेंटिंग्स के अलावा बाकी घर खासा उपेक्षित था। हर पेंटिंग के नीचे एक छोटा सा नाम फरीदा जरूर अंकित था। घर की बदहाली देख रही हो बेटी? नहीं आंटी, इस घर में छिपे कलाकार को ढूंढ रही हूँ। ये पेंटिंग्स आपने ही बनाई है ना? हाँ, ये उस वक्त की पेंटिंग्स है जब यह बूढ़ी एक जिंदा दिल लड़की फरीदा हुआ करती थी। आंटी ने लंबी सांस ली। आपकी जिंदगी में जरूर कोई ट्रेजेडी घटी है आंटी। कौन थे वो? ठीक कहती हो बेटी, मैंने उसे अपना सब कुछ समझने की भूल की थी। वह उदास थीं। मुझे बताइए आंटी,
क्या हुआ? अपना दर्द बांटने से तकलीफ कम हो जाती है। हम दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। एमएससी में टॉप करने की वजह से मेरा उत्साह बढ़ गया था। घर में 7 भाई बहनों की जमात में मैं 5वें नंबर पर थी। अब्बू ने न कभी हमारी पढ़ाई लिखाई में रुचि ली, न कोई बाधा डाली। रिसर्च वर्क के बाद लेक्चररशिप भी मेरा सपना था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंटरनेशनल फेम के इंसान थे। उनके साथ रिसर्च करने के चांस पर मैं बेहद खुश थी, पर उनका ज़्यादा वक्त विदेश की यात्राओं में ही बीतता था। गाइडेंस के बिना मैं काम नहीं कर पा रही थी। जावेद उस वक्त डीएससी कर रहे थे। बदकिस्मती से एमएससी में उन्हें 2nd डिवीज़न मिल गई थी। यूनिवर्सिटी लेक्चररशिप के लिए 1st डिवीज़न कैंडिडेट के सामने उन्हें चांस नहीं मिल सका। मेरी परेशानी में जावेद ने सहारा दिया, किताबों की लिस्ट और काम शुरू करने में पूरी मदद की। पहला चैप्टर देखकर जावेद ने करेक्शन भी किए। एक दिन मजाक में कह बैठी, अब तो आप ही हमारे गाइड बन गए हैं, क्यों ना अपने मशहूर गाइड की जगह आपका नाम दे दूं? तौबा तौबा, ऐसी गुस्ताखी न कीजिएगा। आप जैसी हसीना उससे दामन छुड़ा ले, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सारा गुस्सा इस गरीब पर ही उतरेगा। नाटकीय अंदाज में जावेद ने कान पकड़ लिए। फरीदा हंस पड़ी। बेहद मामूली से रंग रूप वाली फरीदा किसी भी हालत में हसीन नहीं कही जा सकती थी। अपने लिए हसीना का खिताब उसे अच्छा लगा। उस दिन के बाद से फरीदा अपने पर नजर रखने लगी। कपड़ों के प्रति बेहद लापरवाह फरीदा अब अपने कपड़ों के प्रति सतर्क हो गई। यूजीसी की स्कॉलरशिप मिलने पर फरीदा के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा। पहली राशि मिलते ही फरीदा ने जावेद के लिए कीमती शर्ट और टाई खरीद डाली। ये क्या, भेंट तो मुझे देनी चाहिए, उल्टे तुम मेरे लिए पैसे खर्च कर रही हो? जावेद क्षुब्ध दिखा। इसमें क्या फर्क रहता है? जब तुम्हें जॉब मिल जाए मेरे लिए भेंट खरीद लेना, मैं खुशी से ले लूंगी। फरीदा ने मजाक किया। पता नहीं वो दिन कब आएगा, काश हम तुम्हारी तरह टॉपर होते। मायूस जावेद ने कहा। परेशान क्यों होते हैं? डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिलने के बाद जरूर अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेक्चरशिप के अलावा कोई दूसरा काम भी तो ढूंढ सकते हो। नहीं फरीदा, टीचिंग प्रोफेशन के लिए ही मैंने पीएचडी और डीएससी की है। मैं इसके अलावा कोई दूसरा जॉब नहीं ले सकता। अच्छा, हम एक तरीका बताएं, तुम शादी कर लो। कहते हैं मर्द की किस्मत उसकी बीवी की किस्मत से खुलती है। हंसते हुए फरीदा ने कहा। बात सिर्फ शादी करने की ही तो नहीं होती है। शादी के बाद बीबी के नाच नखरे भी कहाँ से उठाऊंगा? डिपार्टमेंट से जो फेलोशिप मिलती है उसमें 2 लोगों का पेट भले ही भर जाए, बीबी के अरमान तो पूरे नहीं किए जा सकते। मायूसी से जावेद ने कहा। क्यों, डिपार्टमेंट की सारी लड़कियों के नाच नखरे उठाने का तो तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस है। फरीदा हंस रही थी। क्या बात करती हो फरीदा, मेरी तो आदत सबकी हेल्प करने की है। सच कहूं, तुम्हारे सिवा मैं किसी को अपना नहीं मानता। संजीदगी से जावेद ने कहा। मैं तो मजाक कर रही थी। हो सकता है कोई ऐसी लड़की हो जो बस तुम्हारा साथ चाहे, उसके कोई नखरे या फरमाइश ना हो। क्या तुम किसी ऐसी लड़की को जानती हो फरीदा? ताज्जुब से जावेद ने पूछा। हाँ, पर क्या तुम उसे सचमुच नहीं जानते जावेद? फरीदा शरारत से मुस्कुरा रही थी। माफ करना, कहीं तुम्हारा इशारा अपनी ओर तो नहीं? डरते डरते जावेद ने कहा। ठीक समझे जनाब, क्या ख्याल है, मैं शायद नखरीली लड़की तो नहीं हूं ना? फरीदा की आंखें चमक रही थी। ओह फरीदा, मैं तो आंखें रहते अंधा ही रहा। मुझसे शादी करोगी? मेरा मतलब, अगर मुझे अपने लायक समझती हो तो क्या मुझसे शादी करके मेरी इज्जत बढ़ाओगी? हाँ जावेद, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ।
कब से इसी इंतजार में थी। खुशी से फरीदा का चेहरा चमक उठा। अपनी कहानी सुनाती फरीदा आंटी अचानक चुप हो गई। नीता को व्यवधान सहन नहीं हुआ। इतनी अच्छी रोमांटिक कहानी का अंत क्या हुआ? फिर क्या हुआ आंटी? फिर हम दोनों की शादी हो गई। आपके घर वालों ने विरोध नहीं किया? पापा को 2 हार्ट अटैक पड़ चुके थे। उन्हें बेटियों की शादी निपटाने की जल्दी थी। वैसे भी जावेद में कोई बुराई भी नहीं थी। जानती हो नीता, हमारी शादी के 2 महीने बाद ही अब्बू चल बसे। सबको यही संतोष था। उनकी नज़रों के सामने लड़कियां अपने अपने घर की हो चुकी थीं। मेरा कहा सच हुआ। जावेद को कनाडा में जॉब मिल गई। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। जी चाहता था सब छोड़ छाड़ कर जावेद के साथ कनाडा उड़ जाऊं। जावेद ने समझाया, अपनी थीसिस पूरी कर लूं, तब तक जावेद भी कनाडा में सेटल हो जाएंगे। भारी मन से जावेद को विदा करके काम में जुट गई। 7-8 महीने दिन रात मेहनत की। थीसिस जमा करने के बाद कनाडा की राह ली थी। मुझे लेने जावेद एयरपोर्ट आए थे, पर जिस गर्मजोशी की उम्मीद थी वह नदारद थी। चेहरे पर परेशानी और थकान देख मजाक कर बैठी। लगता है हमारे आने से खुशी नहीं हुई। कहीं हमारी जगह किसी और ने तो नहीं भर दी? बेकार की बातें मत करो। यहाँ काम का इतना प्रेशर रहता है कि सांस लेनी भी मुश्किल है। जावेद की झुंझलाहट अजीब सी थी। सुव्यवस्थित घर ने फरीदा को फिर चौंका दिया। वाह, लगता है यहाँ की ट्रेनिंग पक्की है। इंडिया में तो हर जगह तुम्हारा सामान बिखरा रहता था। देखो, फ्रिज में खाना है। कुछ और चाहिए तो पेंट्री से ले लेना। उधर बाथरूम और वो सामने बेडरूम है। अरे, तुम तो इतनी जल्दी में हो जैसे किसी तरह पीछा छूटे। भाई, बीबी हूं तुम्हारी, 8 महीने बाद आई हूं। हंसकर फरीदा ने कहा। हाँ हाँ, जानता हूं, पर अभी मेरा लेक्चर है, मुझे तो जाना ही होगा। ओके बाय, टेक केयर। फरीदा को कुछ कहने का मौका दिए बिना जावेद चले गए। फरीदा का मन बुझ गया। क्या इसी स्वागत की उम्मीद में वह दौड़ी आई थी? कनाडा अचानक पहुंच जावेद को चौंका देने की नीयत से उसने जावेद को खबर भी नहीं दी थी। 2 दिन पहले जावेद ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास किसी जरूरी काम से फोन किया था। उन्होंने फरीदा के कनाडा पहुंचने की खबर देकर सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। कहीं इसी वजह से तो जावेद नाराज नहीं? कुछ देर बाद अपने को सहेज फरीदा बाथरूम में शावर लेने गई। कोने में तौलिया पड़ी देख फरीदा के होठों पर मुस्कान आ गई। जावेद की आदत थी नहाने के बाद तौलिया से बदन पोंछ तौलिया एक कोने में डाल देता। उसका कहना था, एक बार जिससे बदन पोंछ लिया बिना धोए उसका इस्तेमाल करना गलत बात है। बरसात में तौलिया सुखाना कठिन होता, पर जावेद आदत से बाज नहीं आता। तौलिया धोना यहाँ तो आसान है, वॉशिंग मशीन में डाल दो, काम हो गया। अपने उतारे कपड़ों के साथ जावेद की तौलिया उठाती फरीदा जड़ बन गई। तौलिए के नीचे स्त्रियों के आंतरिक वस्त्र उतरे पड़े थे। सच्चाई समझते देर नहीं लगी थी। बेडरूम में परफ्यूम की सुगंध, ड्रेसर के दराज में हेयर पिन्स, ड्रेसिंग टेबल पर लेडीज ब्रश और कंघी में सुनहरे बालों का गुच्छा एक ही कहानी बता रहा था कि सुव्यवस्था में जावेद का नहीं, किसी स्त्री के हाथों का स्पर्श था। निश्चय ही जावेद अकेला नहीं, किसी के साथ रह रहा था। बिना कुछ खाए पिए फरीदा पत्थर की मूर्ति सी बैठी रही। शाम को आया जावेद, अपेक्षाकृत अच्छे मूड में था। कहो, अपना घर कैसा लगा? सॉरी, तुम्हारे आने पर ठीक से तुम्हारा स्वागत नहीं कर सका। कोई बात नहीं, रात में अच्छी तरह कंपनसेट कर दूंगा। शरारत से जावेद मुस्कुराया। वह कौन है जावेद? गंभीर फरीदा ने इतना ही पूछा। किसकी बात कर रही हो डार्लिंग? वही
जो यहाँ मेरी जगह तुम्हारे साथ रहती थी। क्या बात कर रही हो? यहाँ कौन रहता है? जावेद की हंसी खोखली थी। देखो जावेद, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैं सच्चाई जान चुकी हूं। कुछ देर पहले तुम दोनों के नाम यह निमंत्रण पत्र आया है। मुझे माफ करना फरीदा, तुम्हारे बिना यहाँ अपने को इतना अकेला महसूस किया कि किसी सहारे के बिना जी पाना मुश्किल लगा। इसलिए जो जगह सिर्फ मेरी थी, तुमने उसे दे डाली। बेहद आहत स्वर में फरीदा ने सवाल किया। देखो फरीदा, यहाँ जिंदगी का तरीका बिल्कुल अलग है। किसी के साथ रहना एक मामूली बात है। तुम तो कनेडियन नहीं हो जावेद। तुम यह भी भूल गए इंडिया में तुम्हारी बीबी तुमसे मिलने के लिए एक एक दिन किस बेचैनी से काट रही है। जरा सी बात पर क्यों इतना शोर मचा रही हो? आ गई हो तो अपनी जगह रहो। उसने घर छोड़ तो दिया है ना? वाह, क्या बात है। क्या तुम वही जावेद हो जो मेरे आगे पीछे घूमते थे? ठीक है, उसने घर छोड़ दिया, पर क्या तुम उसे छोड़ सकोगे जावेद? देखो फरीदा, तुम एक हिंदुस्तानी बीबी हो। शौहर के 100 खून भी माफ होते हैं। अकेलापन बांटने के लिए किसी के साथ रह लिया तो इसमें क्या बुराई है? आते दिन ही मूड खराब कर दिया। हाँ जावेद, तुम्हारे नाजायज रिश्ते पर मुझे ऐतराज है। मुझे तलाक देकर तुम उसके साथ शादी कर लो। अपने नाजायज रिश्ते को एक नाम दे दो। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अपने पैरों पर क्या कोई कुल्हाड़ी मारता है? अच्छी तरह जानती हो हमारे मजहब में 4 शादियां तक जायज हैं। जावेद तैश में आ गया। तुम गलत समझ रहे हो जावेद, यह तुम्हारा मुल्क नहीं है। मैं जानती हूँ नारी उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ के कानून सख्त हैं। किसी भी हालत में मैं तुम्हारा अन्याय नहीं सहूंगी। शांति से फरीदा ने कहा। किस अन्याय की बात कर रही हो? कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे साथ शादी करके तुम पर एहसान कर दिया है। जावेद आपा खो बैठा। तो तलाक दे दो। मैं तुम्हारी दया पर नहीं जीना चाहती जावेद। अगर तलाक नहीं देता तो क्या कर लोगी? निकाह के वक्त क्यों नहीं खुला का प्रोविजन रखा था? व्यंग से जावेद का मुंह विकृत सा हो गया। तब मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी थी जावेद, तुम्हारे इस रूप से अनजान जो थी। मैं यहां कानून का सहारा लूंगी। तुम्हारे साथ रहना अब पॉसिबल नहीं है। अपने किए पर शर्मिंदगी की जगह तुम मुझे जलील कर रहे हो। यह हिमाकत है। फरीदा का मुंह लाल हो गया। अभी मेरी हिमाकत देखी कहाँ है? यहां तुम पूरी तरह मुझ पर डिपेंडेंट हो। जैसा कहूं वैसा करना होगा, समझी? इस भुलावे में मत रहना जावेद। मैं अनपढ़, असहाय नहीं, पढ़ी लिखी औरत हूं। तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि 8-8 आंसू रोगे। जान लो, अपना हक मैं लेकर रहूंगी। तेरी इतनी जुर्रत अपने शौहर को सबक सिखाएगी? 8-8 आंसू रुलाएगी? जावेद ने अंधाधुंध मुक्कों के प्रहार से फरीदा को हतप्रत कर दिया। फटाक से अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर जावेद घर से बाहर चला गया। फरीदा का सिर चकरा गया। अपमान से आंखें जल उठी। इस देश में उसका अपना कौन था? माना उसके मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की छूट है, पर किसी के साथ चोरी से नाजायज रिश्ता बनाए रखना तो सीधा गुनाह है। वैसे भी फरीदा ने हमेशा से यही सोचा था, उसका शौहर बस उसका होकर रहेगा। उसे इतना प्यार देगी कि उसे कोई कमी महसूस ही नहीं होगी। फरीदा को ढेर सारी बातें याद आने लगीं। जावेद ने फरीदा के साथ उस वक्त शादी की जब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। फरीदा की स्कॉलरशिप से जावेद की बहुत सी जरूरतें ही नहीं, शौक भी पूरे होते थे। शौकीन मिजाज जावेद कितने तरीके से फरीदा के सामने पसंदीदा चीजों का जिक्र करके उन्हें न खरीद पाने की मायूसी जाहिर करता था। फरीदा उसकी मनपसंद चीजें खरीदकर कितनी खुश होती। डिपार्टमेंट की लड़कियों से घिरा जावेद फरीदा से उनकी शिकायत करता।
मेरी हेल्पिंग नेचर की वजह से ये लड़कियां मुझसे फायदा उठाती हैं। समझ में नहीं आता इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। सुषमा तो कहती है तुम डिपार्टमेंट के कैसा नोवा हो, मैं बेकार ही तुम्हारे चक्कर में पड़ी हूं। फरीदा छेड़ती, इसका मतलब वो सुषमा तुमसे जलती है फरीदा। सच कहता हूं, तुम्हारे सिवा मैंने किसी की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा है। काश फरीदा जावेद के झूठे प्यार में अंधी न बन गई होती। शाहिदा तो जावेद की दीवानी थी। फरीदा ने कभी क्यों नहीं सोचा, आखिर शाहिदा जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर जावेद ने फरीदा को क्यों चुना? शायद इसकी वजह यही थी। फरीदा पैसा कमा सकने वाली लड़की थी और शाहिदा की तमन्ना शौहर के कमाए पैसों पर ऐश करने की थी। हाँ, जिस दिन जावेद को कनाडा से जॉब का ऑफर मिला, उस दिन से उसके तेवर बदल गए। फरीदा को ऑर्डर देते उसे जरा भी हिचक न होती। फरीदा के कामों में गलतियां निकाल जुझलाता जावेद का यह व्यवहार फरीदा को अजनबी लगने लगा। पर सोचती, शायद नई जगह अकेले जाने का टेंशन हो। आज असलियत सामने आ गई। वह अकेला नहीं था, अपने लिए उसने इंतजाम कर लिया। नहीं, ऐसे इंसान का फरीदा अपना शौहर, अपना सरताज मानकर नहीं रह सकती। फोन उठाकर हेल्प के लिए नंबर घुमा दिया। हिंदुस्तान से इतनी जानकारी तो वह लेकर आई थी। मुसीबत के वक्त यहाँ की पुलिस और वीमेन एसोसिएशंस दोनों ही साथ देते हैं। फरीदा द्वारा तलाक लेने के कारण को जान कनेडियन औरतों को आश्चर्य जरूर हुआ, पर साथ ही उसके निर्णय को उन्होंने सम्मान दिया। जावेद ने फरीदा से माफी मांगी, उसे समझाना चाहा, पर फरीदा अपने फैसले पर अटल रही। उसके वकील ने जावेद से मुआवजा दिलाना चाहा, पर फरीदा ने साफ इनकार कर दिया। जिस इंसान के पास चरित्र नहीं, वह तो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। ऐसे ओछे व्यक्ति की भीख भी स्वीकार नहीं। कनाडा में फरीदा को जॉब के ऑफर थे, पर फरीदा का मन उचाट हो गया। जिस देश में उसके सपने टूट गए, वहां क्या रहना। इंडिया वापस लौटी फरीदा को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शौहर को खुद तलाक देने वाली औरतों को इज्जत कौन देता। घर में भाभियों और उनके तानों के बीच रह पाना आसान नहीं था। उनके ख्याल से सारी गलती फरीदा की थी। खुशकिस्मती से दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसे अपनी योग्यता के बल पर नौकरी मिल गई। बस तब से ठीक ठाक जिंदगी चल रही है। उन्होंने एक उसांस ली। फिर शादी करने का ख्याल नहीं आया आंटी? सच कहूं तो मर्द जात से यकीन ही उठ गया। जो भी पास आने की कोशिश करता, लगता मेरे पैसे उसे खींच रहे हैं। गैरों की तो छोड़ो, मेरे अपने रिश्तेदार भी सिर्फ इसीलिए पूछते हैं कि अपना यह घर और पैसे उनके नाम कर दूं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है बेटी। आपके पैर को क्या हुआ आंटी? कहते हैं वक्त की लाठी अकेले ही नहीं पड़ती। सड़क पार करते हुए एक ऑटो ने टक्कर मार दी और पीछे से आता स्कूटर पैर कुचल गया। 7 महीने पलंग पर पड़ी रही। डॉक्टर हिम्मत हार जाते। उन्हें लगता मैं अब चल नहीं सकूंगी, पर मैं दीवार का सहारा लेकर चलती रही। आज अपना काम खुद करने लायक हो गई हूं। सच आंटी, आप बड़ी जीवट वाली हैं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता। एक बात तू और नहीं जानती है, पिछले 1 साल से मुझे लंग कैंसर है। हंसती हुई फरीदा आंटी का चेहरा उम्र से 10 साल कम लग रहा था। क्या? और आप हंस रही हैं आंटी? हाँ नीता, डॉक्टर कहते हैं तुरंत ऑपरेशन करा लूं, पर मैं तैयार नहीं हूं। क्यों आंटी? डॉक्टर की एडवाइस मानने में क्या दिक्कत है? ठीक कहती है, पर ऑपरेशन के बाद 3-4 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। मेरा बोझ कौन उठाएगा?
इसलिए सोच लिया जब मौत आती है आ जाए। वैसे भी जिस कैंसर ने शरीर में शरण पाली है उसे वहीं पलने देने में क्या हर्ज है। शरणागत को बेघर क्यों करूं? क्यों, ठीक कहा ना? वह ठठाकर हंस दी। नहीं, आई कांट बिलीव दिस। स्तब्ध नीता इतना ही कह सकी। अरे, बातों में इतना वक्त बीत गया। शाही सिवई बनाई है, अभी लाती हूं। नहीं आंटी, इस वक्त कुछ नहीं खा सकूंगी। एक बात बताइए, जावेद का क्या हुआ? ओह, वो बेचारा सख्त बीमार है। लंबा चौड़ा माफीनामा भेजा है। उसका तो यही हश्र होना था। आप उसे बेचारा क्यों कह रही हैं? अब मरे को और क्या मारना नीता। दो दो बेटियां शादी के लिए बैठी हैं। जावेद नौकरी करने की हालत में नहीं है। मैंने पैसे भेजे हैं। आप भी कमाल करती हैं आंटी। जिसने आपकी जिंदगी नर्क बना दी उसके साथ हमदर्दी क्यों? अलग होकर उसने भी कौन सा सुख भोगा? 4 बच्चों को छोड़ उसकी कनेडियन बीबी किसी और के साथ चली गई। वैसे भी मेरी कमाई भोगने वाला तो यहाँ कोई है नहीं। सोचा पैसे किसी जरूरतमंद के काम तो आ जाएंगे। सच कहूं, जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है नीता। आप तो अपने आप में एक मिसाल हैं आंटी। नहीं पगली, तेरी आंटी बस एक मामूली औरत है। ले, सिवई खाकर बता कैसी बनी है। अवाक नीता को सिवई की प्लेट थमाती फरीदा मीठी हंसी हंस दी। इसी दृश्य के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं योगेश्वरी आप सबसे विदा लेती हूँ। यदि कहानी कहते समय मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। यदि आप ऐसी ही साहित्यिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल कहानी विद योगेश्वरी को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।